हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला, आज हम जो इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा होगी दोस्तों इकोनॉमिक्स है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है और एक ऐसा विषय जो आपकी परीक्षाओं में 100% यहाँ से एक ना एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आपकी जितनी भी कोई भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की परीक्षाएं हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की परीक्षाएं हो, चाहे एसएससी की परीक्षाएं हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं, चाहे यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा है, जो अदर स्टेट की कोई भी परीक्षाएं हो दोस्तों, उसमें यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। बात करेंगे हम इस वीडियो में जीडीपी की, जीएनपी की, जीएसटी की। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों, इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, भी आपसे चाहूंगा कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना दोस्तों ना भूले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएसटी की। जीएसटी क्या होता है ना। जीएसटी एक प्रकार का कर है। तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, उसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। तो उसी के एक क्रम है दोस्तों, जीएसटी काउंसिल उसके परिप्रेक्ष्य में बनाई गई है। ठीक है। अब जीएसटी कब लागू हुआ था पूरे संपूर्ण भारत में, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। तो जीएसटी का जो गठन हुआ था दोस्तों, अनुच्छेद 279 अनुच्छेद 279 ए और 12 सितंबर 2016 को दोस्तों इसका गठन हुआ था। ठीक है। कब गठन हुआ था इसका? 12 सितंबर 2016 को। और आप सभी जानते हैं कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। तो ये गठन हुआ था। ठीक है। 2016 को क्या हुआ था दोस्तों? गठन हुआ था। लेकिन संपूर्ण भारत में जो लागू हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। ये सभी आप जानते हैं। अच्छा, इसकी संरचना क्या है? तो इसका जो मुख्य हेड होता है भारत का वित्त मंत्री होता है। और आप वर्तमान में वित्त मंत्री को जानते होंगे कि भारत में वर्तमान की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन जी भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। तो जीएसटी के अध्यक्ष हेड कौन हो गए वर्तमान में? निर्मला सीतारमन जी। ठीक है। उसके बाद राज्य कैबिनेट मंत्री होता है, उसके बाद राज्य वित्त मंत्री होता है। तो राज्य जो कैबिनेट मंत्री है आप सभी उनको जानते होंगे। ठीक है। आप सभी उनको जानते होंगे, अनुराग ठाकुर। ठीक है। तो राज्य कैबिनेट मंत्री क्या है? अनुराग ठाकुर है। उसके बाद जो अलग अलग राज्य होते हैं उसमें जो वित्त मंत्री होते हैं दोस्तों, वो उनके नीचे काम करते हैं। अच्छा, जीएसटी कैसे? तो बहुमत जो 3/4 और राज्यों का जो बहुमत है 2/3 और केंद्र का जो होता है कितना कितना होता है जीएसटी? केंद्र का होता है 3/4। ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें दोस्तों जिस पर जीएसटी नहीं लागू हुआ है? तो वो है शराब, रियल इस्टेट और पेट्रोलियम। दोस्तों, ये 3 चीज़ें हैं जिस पर अभी जीएसटी भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया गया है। ठीक है। अच्छा, जीएसटी के कितने स्लैब हैं? तो दोस्तों, जीएसटी के स्लैब के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। जीएसटी के दोस्तों 5 स्लैब होते हैं। जीएसटी के 5 स्लैब होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जीएसटी के कितने स्लैब होते हैं। तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। यहाँ से क्वेश्चन एक ये भी पूछा गया है दोस्तों कि जीएसटी का न्यूनतम स्लैब का कितना होता है? तो जीएसटी का जो न्यूनतम स्लैब होता है वो 0% होता है। और जीएसटी का जो अधिकतम स्लैब होता है दोस्तों वो 28% यहाँ पर होता है। अच्छा, जीएसटी में कितने जीएसटी में 0% में क्या क्या, 5% में क्या क्या आता है, 15%, सॉरी 20% में क्या क्या आता है, 18% में क्या आता है और 28% में क्या क्या आता है दोस्तों, वो ये सब थोड़ा जानने का विषय है ना। तो 0% में दोस्तों शुद्ध फल आते हैं, स्टेशनरी आते हैं, ब्रेड, मीट, ये सब चीज़ें 0% में आते हैं। और 5% में शूज, छोटे ढाबे, ट्रेन, बस, सूट, कॉफ़ी, टी, कोल्ड ड्रिंक, जो ये खाद्य पदार्थ होते हैं दोस्तों, ये 5% जीएसटी के दायरे में आते हैं। उसके बाद 12% में मार्बल, फैन, फ्रिज, ये सारी चीज़ें जो दोस्तों 12% में आती हैं। और जो 18% जीएसटी है एसी, 3 स्टार होटल्स, इन सब में दोस्तों 18% जीएसटी लगती है। ठीक है। 28% जीएसटी ब्रांडेड जींस पे, 5 स्टार होटल पर। ठीक है। इंटरनेट जो सर्विस लगाते हैं, जो टेलीफोन लगाते हैं, उस पे दोस्तों 28% की जीएसटी लागू होती है। अब यहाँ पर चर्चा करने का विषय ये जो एक्सक्लूसिव रेट होता है।
ठीक है। वो 3% मतलब वो 3% जो नियमित लागू किया जाता है वो किया जाता है उनकी कीमती धातुओं पर, ठीक है। और 0.25% ये कीमती जो पत्थर होते हैं दोस्तों उस पर ये लागू किया जाता है, ठीक है। अच्छा अब जीएसटी के बारे में दोस्तों सारे जो प्रश्न हैं जो अभी तक आपके प्रश्न आए हुए हैं उसको दोस्तों जरा देखते हैं, और ये प्रश्न आपकी किसी न किसी परीक्षा में दोस्तों जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपके सामने इन प्रश्नों का संकलन लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो जीएसटी पहला प्रश्न आपका ये बनेगा कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है। जीएसटी कौन से देश ने लागू किया था? तो पहला जो देश है उस देश का नाम है दोस्तों फ्रांस। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है फ्रांस। वार्षिक टर्नओवर यदि 20 लाख है, यदि आपका वार्षिक टर्नओवर 20 लाख है तो जीएसटी पे करना होगा, ठीक है। यदि आपका जो टर्नओवर 20 लाख है तो आपको जीएसटी दोस्तों पे करना होगा। कुछ राज्यों में ये 10 लाख भी है, कुछ राज्यों में 10 लाख भी अगर आपकी आय है तो उस पर भी दोस्तों आपको जीएसटी देना पड़ेगा। जीएसटी का जो पंजीकरण होता है दोस्तों ये रेलवे ग्रुप डी में प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको संकलन किया है कि जीएसटी का जो पंजीकरण नंबर होता है उसमें कितने नंबर होते हैं, मतलब कितने अंक का होता है। जो जीएसटी का पंजीकरण संख्या होती है वो कितने नंबर की होती है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में सारे आपके लिए कंपलसरी क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे वो सारे प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जीएसटी पंजीकरण जो संख्या होती है वो 16 नंबर की होती है। अच्छा, जीएसटी तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष जो थे जिनको जीएसटी को तैयार करने का श्रेय जाता है उनका नाम है दोस्तों असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता जीएसटी तैयार करने वाले समिति के पहले अध्यक्ष थे जिनको जीएसटी का श्रेय भी कहा। अच्छा, जो जीएसटी होती है दोस्तों वो गिफ्ट टैक्स। अब जीएसटी को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि गिफ्ट टैक्स जो होता है, तो गिफ्ट टैक्स दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उपहार, ठीक है, यानी कि डोनर उपहार लेता है, ठीक है। दूसरा है उपहार देता है। तो जो गिफ्ट टैक्स होते हैं दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं, एक है उपहार लेता है, एक है उपहार देता है। अब जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स आप सभी जानते हैं कि 1961 में बना था इनकम टैक्स। उपहार जो होता है कैश या चेक, ठीक है, मोबाइल एंड इनरेबल प्रॉपर्टीज है। यदि 50,000 रुपये तक के गिफ्ट दिए जाते हैं तो गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगेगा, ये इसकी एक दोस्तों लिमिट होती है। अच्छा, बात वहीं करते हैं 50,000 से ज़्यादा होने पर पूरी राशि पर टैक्स लिया जाएगा। अगर 50,000 से 1 रुपया भी फालतू है तो दोस्तों उस पर टैक्स लिया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों मैं उदाहरण के द्वारा आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। यदि गिफ्ट कोई रिश्तेदार दे रहा है तो उसे टैक्स फ्री रखा गया है, ठीक है। इसको मैरिजेबल गिफ्ट बोलते हैं। अच्छा, रजिस्टर्ड क्या होता है? यह धार्मिक संस्था के द्वारा दिए जाने वाली जो धनराशि होती है उस पर भी टैक्स नहीं लिया जाता है, ठीक है। जो धार्मिक संस्थाओं द्वारा जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं दोस्तों उस पर भी अगर कोई वो दान करते हैं तो उस पर भी टैक्स नहीं लिया जाता। इसलिए बड़े बड़े जो रिटेलर होते हैं, इंडस्ट्रियल होते हैं, वो क्या है चैरिटेबल ट्रस्ट बना लेते हैं, ठीक है। चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा दोस्तों वो अपने पैसे को दान करते हैं, जैसे कि उस पर जीएसटी नहीं देनी पड़ती है। अब यहाँ पर चर्चा करेंगे जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उस पर हम यहाँ पर अब चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी तक मैंने जो आपको बताया है वो जीएसटी के बारे में बताया है, ठीक है, जीएसटी के। लेकिन अब हम बात करेंगे जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है सुचारू रूप से और क्रमबद्ध तरीके से जो योजना का निर्माण किया जाता है, ठीक है। किसी भी देश में जो सुचारू रूप से और क्रमबद्ध तरीके से जो योजना का निर्माण कहा जाता है, ठीक है, उसको दोस्तों व्यवस्था कहा जाता है। और जो अर्थ होता है, अर्थ का मतलब होता है मौद्रिक, ठीक है। तो ऐसी मौद्रिक नीति या ऐसे मौद्रिक क्रमबद्ध तरीका जिससे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाया जाता है उसे दोस्तों अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको 3 भागों में
डिवाइड किया गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा हो द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे जो कोर क्षेत्र होता है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है विश्व की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, और जो प्रथम नंबर पर जो व्यवस्था है वो यूएसए की है। ठीक है, यूएसए की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों वो पहले। अब अर्थव्यवस्था को जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जो मीनिंग है वो यहाँ पर जानने हमें पड़ेंगे। तो अर्थव्यवस्था का जो आधार होता है दोस्तों, जो अर्थव्यवस्था को पहचाना जाता है, ठीक है, वो जीडीपी पर, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो जीडीपी पर निर्भर करती है। अच्छा, जीडीपी का क्या मतलब होता है? जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब होता है यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी की फुल फॉर्म भी आपसे कई सारी परीक्षाओं में पूछी जाती है। एक होता है पीपीआर। ठीक है, इसको क्रय शक्ति के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। तो क्रय शक्ति के आधार पर पूरे विश्व का भारत में तीसरा नंबर है। ठीक है, पर्चिंग पावर रैंक, अगर पर्चिंग पावर की रैंक की बात करें तो पूरी विश्व में भारत का तीसरा स्थान है। भारत पूरी दुनिया के 20 निर्यातक देशों में 13वें स्थान पर। जो निर्यातक देशों की अगर हम बात करें, ठीक है, निर्यात का मतलब है जो अपनी चीज़ें बेचता है, और आयात का मतलब है जो चीज़ें आयात जो दूसरे देशों से खरीदी जाती हैं। तो भारत दुनिया के 20 निर्यातक देशों में 13वें स्थान पर है। भारत की जो सुधार नीति है उसमें दोस्तों भारत प्रथम नंबर पे है। आप सभी जानते हैं कि जो देश होते हैं वो 3 प्रकार की कंडीशन में होते हैं। एक होता है विकसित देश, एक होता है विकासशील देश, एक होता है बिल्कुल निम्न मध्य। ठीक है, तो 1991 के बाद भारत में अर्थव्यवस्था की क्रांति आई है। 1991 के बाद भारत में अर्थव्यवस्था की क्रांति आई है। अच्छा, कौन कौन सी? तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी, और ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो डॉक्टर बर्जिस कुरियन के द्वारा दोस्तों यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी। अच्छा, हरित क्रांति, तो हरित क्रांति डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, और ये कहाँ के थे? भारत के। विश्व स्तर पर नॉर्मन ई ब्लॉक के द्वारा ये दोस्तों क्रांतियाँ लाई गई थी। अब अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों, अर्थव्यवस्था तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था के जो जनक कहा जाता है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के जो जनक कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। अच्छा, अर्थव्यवस्था जो एक अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स जो शब्द है, ठीक है, सबसे पहले इसकी रचना किसने की थी? तो एडम स्मिथ ने दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था की, वो माफ कीजिएगा, जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिक शब्द है, उसकी रचना दोस्तों की थी। अब इसके कुछ जो और मोस्ट फैक्टर पॉइंट है दोस्तों वो हम जान लेते हैं। अब जो विश्व बैंक होती है, विश्व बैंक के द्वारा जो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण है दोस्तों वो कैसे किया गया है उसको थोड़ा जानते हैं। ठीक है, विश्व बैंक है, आप सभी जानते हैं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है, ठीक है, वो कहाँ है? मनीला में है। कहाँ पर? मनीला में है। ये सभी आप जानते होंगे। तो विश्व बैंक ने प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय सकल उत्पाद के आधार पर विभिन्न देशों की इकोनॉमी को बांटा गया है। तो सबसे पहले होता है न्यूनतम आय अर्थव्यवस्था, एक होता है मध्यम आय अर्थव्यवस्था, और सबसे लास्ट होता है उच्च आय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो जिसके 1035 जो न्यूनतम आय अर्थव्यवस्था होती है, 1035 प्रति वर्ष डॉलर, और 1036 से लगाकर 4085 तक डॉलर। ठीक है, उसको मध्यम आय अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और 4886 से 12615 तक उच्च आय की जो अर्थव्यवस्था दोस्तों उसको यहाँ पर कहा जाता है। अब जो राष्ट्रीय आय होती है दोस्तों, राष्ट्रीय आय को हम कैसे निकालते हैं? राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो राष्ट्रीय आय को नेशनल इनकम भी हम इसको दोस्तों कहते हैं। अच्छा, ये होती क्या है? तो किसी भी देश की एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को
उस देश की क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम कहा जाता है। मैं एक बार इसको रिपीट करता हूँ। किसी देश की एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को उस देश की राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब नोट पॉइंट क्या है दोस्तों, कि किसी भी भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित आय भी नेशनल इनकम में शामिल की जाती है। जो किसी भी भारतीय द्वारा, जो हमारे भारतीय हैं जो विदेश में कमाते हैं, तो उनके द्वारा अर्जित आय भी दोस्तों नेशनल इनकम में शामिल की जाती है। अच्छा, नेशनल इनकम को कौन पता करता है, कैसे पता लगाया जाता है कि हमारे देश की नेशनल इनकम क्या है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का कार्य होता है किसी भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना करना, जिसको हम इंग्लिश में सी एस ओ भी दोस्तों बोलते हैं। ठीक है, सेंटर स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सी एस ओ। ठीक है। अच्छा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष में की जाती है, और राष्ट्रीय आय का मापन मुद्रा के रूप में होता है। जो राष्ट्रीय आय होती है दोस्तों, उसका मापन जो होता है मुद्रा के रूप में पाया जाता है। ठीक है। अब कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको भी दोस्तों हम यहाँ पर जानेंगे। तो दादा भाई नौरोजी ने 1868 में अपनी पुस्तक रॉबर्टरी एंड एनविटिस इन इंडिया में राष्ट्रीय आय के संदर्भ में जो अनुमानित आय है दोस्तों वो यहाँ पर बताई थी। तो जो अनुमानित आय बताई थी उन्होंने उस समय 20 रुपये वार्षिक बताई थी। ये कब की बात है? जब 1868 की बात है, जब दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले इसका आकलन किया था। तो ये प्रश्न भी दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, एसएससी की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया है। ठीक है, तो 20 रुपये उन्होंने वार्षिक आय आंकी थी। 1931 और 32 में डॉक्टर बी के राव ने वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना की, और बाद में यही सीएसओ बना। जो उन्होंने जो पैटर्न बनाया था, जो तरीका बताया था, बाद में वो जाकर क्या बन गया? सीएसओ बन गया। यह राव समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, यह क्या थे? राव समिति के अध्यक्ष थे। और पीसी महानोलोबिस सीएसओ के अध्यक्ष बने, और 1948 में इनकी नियुक्ति हुई। ठीक है, तो ये जो कुल जो तथ्य थे दोस्तों, इनसे पता चलता है कि जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना कैसे की जाती है और कौन इसकी गणना करता है। अब दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो जीडीपी होती है, जीडीपी किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है, और जीडीपी में जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है। जो मुख्य टर्म्स हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाएंगी उसको भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। अब राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है दोस्तों, वो 2 प्रकार से की जाती है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। 2 प्रकार से की जाती है, 3 प्रकार से की जाती है, 4 प्रकार से की जाती है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा। तो जो राष्ट्रीय आय की गणना है दोस्तों 2 प्रकार से की जाती है। पहला क्या? चालू वित्तीय वर्ष पे, और दूसरा स्थिर वित्तीय वर्ष पे। स्थिर वित्तीय वर्ष पे। तो चालू वित्तीय वर्ष क्या होता है? यह राष्ट्रीय आय को बाजार के मूल्य पर मापते हैं। इसे खुली वित्तीय गणना भी दोस्तों कहा जाता है। इसमें क्या होता है? मौद्रिक आय कीमतों में परिवर्तन होने से एनआई परिवर्तन नहीं होती। जो नेशनल इनकम होती है दोस्तों वो परिवर्तित होता है। ठीक है, मौद्रिक आय में कीमतों में परिवर्तन होने से जो नेशनल इनकम होती है वो उसमें परिवर्तन दोस्तों हो जाता है। तो ये चालू वित्तीय वर्ष की बात है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो स्थिर वित्तीय वर्ष है। तो एक लेखा वर्ष के दौरान एक राष्ट्र में सामान्य नागरिकों द्वारा इनकम का औसत, यह पूरे वर्ष क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। हम पहले जो गणना करते हैं उसमें हम जो इनकम होती है, जो रेट होते हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको हम एक स्थिर मानकर इस पे यहाँ पर गणना करते हैं। वास्तविक नेशनल इनकम इसी को कहा जाता है। वास्तविक नेशनल इनकम किसे कहा जाता है? जो स्थिर वित्तीय वर्ष होता है। ठीक है, जिसमें क्या है, हम एक मापदंड ले लेते हैं, उसको स्थिर मान लेते हैं। ठीक है, तो जीडीपी को आप सभी जानते हैं कि जीडीपी को डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। एक लेखा वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमा में सभी उद्यमियों द्वारा, एक लेखा वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमा में सभी उद्यमियों द्वारा अनिवासियों की सकल मूल्य वृद्धि को दोस्तों जीडीपी कहा जाता है।
ठीक है। तो जीडीपी में कौन कौन हिस्सा लेते हैं? तो दोस्तों जीडीपी में उपभोग, ठीक है, उपभोग का मतलब जो हम खर्च करते हैं, प्लस निवेश, उपभोग और जो माइनस जो उसका व्यय होता है, ठीक है। अच्छा, कृषि में जीडीपी का कितना योगदान है? तो कृषि में जीडीपी का दोस्तों 17% योगदान है। और उद्योग का जीडीपी में कितना परसेंट है? 26% है। और सेवा क्षेत्र में जीडीपी का 57% है। और पर्यटन के क्षेत्र में जीडीपी का 6.23 दशमलव 6.23% जो है जीडीपी का। तो प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो जीडीपी में योगदान है किस क्षेत्र का? तो सेवा क्षेत्र का, ठीक है। सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा हमारी जीडीपी में है, जो कितना है? 57% के आसपास है। अब जीडीपी देखो कैसे निकाली जाती है दोस्तों, इसकी गणना कैसे की जाती है। एक होता है, अभी हम बात कर रहे थे जीडीपी की, लेकिन एक होता है जीएनपी, है ना। तो जीएनपी क्या मतलब होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब ये क्या होती है? तो घरेलू उत्पाद में शुद्ध विदेशी आय को जोड़कर, घरेलू जो उत्पाद होते हैं उसमें शुद्ध विदेशी आय को जोड़कर जीएनपी का अनुमान लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? जीएनपी का अनुमान यहाँ पर दोस्तों लगाया जाता है। अच्छा, जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस देश के लोगों की कुल अर्जित आय। जीडीपी प्लस देश के लोगों की कुल अर्जित आय, ठीक है, माइनस विदेशियों की अर्जित आय, माइनस विदेशियों की अर्जित आय। तो इसका जो फार्मूला बनेगा दोस्तों वो बनेगा जीडीपी प्लस एम माइनस एक्स, ठीक है। तो जो एम है यहाँ पर देशों के लोगों की कुल जो अर्जित आय है वो है, और जो माइनस है वो है विदेशियों की अर्जित आय। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, एक होता है जीडीपी, एक होता है जीएनपी, एक होगा एनएनपी, ठीक है, एक होता है एनएनपी। अब एनएनपी क्या होता है? तो एनएनपी की सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट जिसको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से भी यहाँ पर दोस्तों जाना जाता है। अब एनएनपी कैसे निकाला जाता है? तो एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस वस्तु निर्माण हास, जिसको हम मूल्य हास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जीएनपी माइनस वस्तु निर्माण या मूल्य हास। अब जो व्यक्तिगत आय होती है वो क्या होता है? तो घरेलू क्षेत्र द्वारा प्राप्त आय को व्यक्तिगत आय कहते हैं, ठीक है। घरेलू क्षेत्र द्वारा प्राप्त आय को व्यक्तिगत आय कहते हैं। यह आय देशवासियों द्वारा इकाई मात्रक में अर्जित की जाती है। अब राष्ट्रीय हरित आय क्या है? तो एनजीआई, नेशनल ग्रीन इनकम, ठीक है, नेशनल ग्रीन इनकम एनजीआई क्या होता है? कुल वृद्धि, मतलब कुल वृद्धि माइनस पर्यावरण का ह्रास, ठीक है। तो यहाँ पर आप एनजीआई को जान गए होंगे, एनएनपी को जान गए होंगे, जीएनपी को जान गए होंगे। तो दोस्तों इन सभी टर्म्स के द्वारा क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना दोस्तों की जाती है। अब अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो अर्थव्यवस्था होती है, जो इकोनॉमिक्स होती है, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले जो क्षेत्र आता है दोस्तों वो आता है प्राइमरी एरिया, ठीक है, जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, प्राकृतिक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र में? तो सबसे पहले हम यहाँ पर गणना करते हैं जो हमारी एग्रीकल्चर है, कृषि है, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट्री है, जो वन है आपके। उसके बाद खनन, ऊर्ध्वाधर खुदाई और मत्स्य पालन, और उत्सर्जन और जो क्षैतिज खुदाई है। तो ये दोस्तों जो प्राथमिक क्षेत्र हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये विकल्प में दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन से प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद हैं। तो कृषि, वानिकी, खनन, ऊर्ध्वाधर खुदाई, मत्स्य और उत्खनन, ये सारे क्या है दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र के भाग हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र की। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः विनिर्मित वस्तुओं के उत्पाद का लेखांकन किया जाता है, जैसे निर्माण, भवन निर्माण, वस्त्र निर्माण आदि। विनिर्माण, वस्त्र निर्माण, कपड़े बुनाई, कढ़ाई, ब्रेड बनाई आदि। विद्युत, बिजली निर्माण। तो ये सब क्या है दोस्तों? सेकेंडरी, ये क्या है दोस्तों?
सेकेंडरी एरिया है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं तृतीयक क्षेत्र। तो यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था को प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को अपनी सेवाएं क्या करता है, प्रदान करता है, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है? इसमें बैंकिंग क्षेत्र होता है, बीमा व्यापार होता है, परिवहन एवं संचार क्षेत्र होता है, और सामुदायिक सेवाएं एवं भंडारण होता है। ठीक है, तो जो सबसे जो अधिक जो जीडीपी को बढ़ाता है वो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? तृतीयक क्षेत्र है। तृतीयक क्षेत्र है जिसमें टैक्स भी आता है। अब इसके अलावा दोस्तों कुछ विशेष क्षेत्र भी होते हैं जिसको हम कोर क्षेत्र के नाम से भी या मुख्य क्षेत्र के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था में 8 क्षेत्रों को कोर क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, अच्छा, तो आपने सुना होगा कहीं कहीं सेज। ठीक है, आपने सुना होगा कहीं पर इकोनॉमिक्स में सेज। तो सेज का SEG, तो सेज का मतलब होता है दोस्तों स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें कोयला, कच्चा क्षेत्र, प्राकृतिक क्षेत्र, रिफाइनरी, उर्वरक क्षेत्र, इस्पात, सीमेंट और विद्युत, ये सारे जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों इसको कोर क्षेत्र कहा जाता है। और ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग दोस्तों होता है। ठीक है, ये मुख्य भाग दोस्तों होता है। अब अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेते हैं कि दोस्तों अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है ना? तो अर्थव्यवस्था दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सबसे पहले होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इस अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र व्यापार प्रणाली भी दोस्तों कहते हैं। इसे बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी दोस्तों कहा जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी महत्वपूर्ण साधन का स्वामित्व, संचालन एवं नियंत्रण पूंजीपतियों के पास होता है। तो इसलिए इसको पूंजीपति या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोस्तों कहा जाता है। यहाँ पर दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है जिस अर्थव्यवस्था में साधनों का आवंटन विनियोग की प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। इसका मुख्य फैक्ट क्या है? तो उत्पादन के ढांचे का निर्माण मूल्य तथा लाभ की प्रेरणा से न होकर सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर होता है। तो इसलिए इसको सामाजिक अर्थव्यवस्था दोस्तों कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये भी बनता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था? तो आप सभी जानते होंगे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्यों? क्योंकि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र की दोनों की भागीदारी है। दोनों एक इकाई के घटक के रूप में काम करते हैं। दोनों क्या है? एक दूसरे के दोस्तों पूरक हैं। इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तीसरा है कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। ये क्या होता है? यह अर्थव्यवस्था माइक्रो इकोनॉमिक्स का भाग है। यह जो अर्थव्यवस्था होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स का भाग है, जिसके तहत व्यक्तियों के छोटे छोटे समूहों को आर्थिक क्रियाओं में दोस्तों अध्ययन किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में तकनीकी विकास, प्रतिस्पर्धा तथा सामाजिक कल्याण के संसाधन तलाशे जाते हैं। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का निर्माण किया है। इसके लिए उन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार भी दोस्तों मिल चुका है। और आप सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान में हमारे देश के ही ठीक है अभिजीत बनर्जी जो पश्चिम बंगाल से आते हैं और उनकी पत्नी रोडोल्फो को ठीक है नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय क्षेत्र के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं काफ़ी वो भी कड़ी मेहनत के साथ देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए दोस्तों सुचारू रूप से हमेशा काम करते रहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो मुझे लगा कि आपके साथ साझा करने चाहिए, है ना, जिससे कि आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न अगर आए तो वो आपसे ना छूटे। तो ये कोई एक मास्टर वीडियो है मतलब आपकी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड दोस्तों अभी तक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक भी वीडियो शेयर आपको नहीं की थी। ठीक है, तो मुझे लगा कि दोस्तों आपके सामने इकोनॉमिक्स के भी जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको आपके सामने शेयर करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों वो वीडियो अच्छी लगी हो
तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होती हैं दोस्तों, चाहे वो उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं की हो, चाहे उत्तराखंड की परीक्षाओं की हो, चाहे रेलवे भर्ती परीक्षाओं की बात हो, सीटेट की बात हो, यूपी टेट की बात हो या बीएड एंट्रेंस की बात हो, तो दोस्तों हमारा एजुकेशन पॉइंट, गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट हमेशा सबसे पहले ऑथेंटिक न्यूज़ आपको प्रदान करता है। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।